नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग को और जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और चैनल पर जो हमारे लेक्चर्स देख रहे हैं सभी को नमस्कार। हमारे साथ हमारे कुलीग मिस्टर मुकुल, जो कि हमारे महामना सिरेमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन मैनेजर हैं, वो आपको आज लेक्चर देंगे। वो लेक्चर होगा सिरेमिक्स के इंट्रोडक्शन पे। जर्नली सिरेमिक्स क्या है उसके बारे में वो अपनी बात कह रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा। और फिर उसी के बाद में इसी कड़ी में सिरेमिक की डिटेल भी वो बताएंगे। और ये हमारी लेक्चर्स की सीरीज कंटिन्यूस चलती रहेगी। आप जो भी डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम सेम जो हिंदी में लेक्चर दे रहे हैं वो भी इंग्लिश में दिए जाएंगे, ताकि ऑल ओवर इंडिया डिप्लोमा स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग बीटेक स्टूडेंट्स के लिए हमारे लेक्चर फ़ायदेमंद रहें। तो धन्यवाद, और मैं बुलाता हूँ मुकुल जी को। थैंक यू वेरी मच। हम लोग अब एक सेरेमिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सेरेमिक्स का जो इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो क्योंकि काफ़ी बच्चों का आता है कि सर सेरेमिक है क्या चीज़, तो उसी चीज़ को आज हम डिटेल में बताएंगे। तो अगर सेरेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो आपने इंडिया में क्या पहले से भी आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास जो पहले सामान जो बनता था या बर्तन जो बनते थे वो मिट्टी के ही बनते थे। मिट्टी के बर्तन में क्या था, ये कुम्हार होता था। कुम्हार क्या था, अपने चाक पे मिट्टी को शेप देता था, देन उसको एक टेम्परेचर पे फायर करता था। तो अभी तक मोस्ट ऑफ लोग यही जानते हैं कि सेरेमिक्स की अगर बात करें तो सेरेमिक्स खाली एक मिट्टी के बर्तनों तक ही सीमित है, केवल मिट्टी की बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है, तो आज हम धीरे धीरे करके उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सेरेमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो सेरेमिक शब्द की उत्पत्ति जो होती है कैरेमिक वर्ड से होती है। अब कैरेमिक का मतलब जो होता है, वैसे बेसिकली तो कैरेमिक का मतलब एक पॉटर्स आर्ट से ही होता है, द क्ले ऑफ आर्ट। क्ले ऑफ आर्ट का मतलब ये जो भी चीज़ मिट्टी से बन रही है, जिस भी चीज़ को हम मिट्टी से बना रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा सेरेमिक है। अगर हम सेरेमिक्स की बात करते हैं तो खाली मिट्टी के बर्तन ही नहीं, हम अगर अपनी मॉर्निंग की शुरुआत जो करते हैं वो भी हम लोग सेरेमिक से ही करते हैं। हम लोग वॉश बेसिन पे जाते हैं, वो भी हमारा सेरेमिक्स का है। हम सबसे पहले जब उठते ही ज़मीन पे पैर रखते हैं, वो चाहे आपका सीमेंट का आपका फ्लोर हो या आपका टाइल्स का फ्लोर हो, वो भी आपका सेरेमिक है। इससे अगर हम धीरे धीरे बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग शेविंग या कुछ करने के लिए हम लोग मिरर देखते हैं, तो मिरर भी आपका एक सेरेमिक्स का ही रूप है। इसी चीज़ को लेते हैं हम बेसिकली सेरेमिक्स को हम लोग दो पार्टों में हम लोग डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। कि सेरेमिक्स की अगर बात कर सिंपली दो पार्टों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि हम लोग एक पार्ट तो सेरेमिक्स का वो हो गया कि जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सेरेमिक्स प्रोडक्ट को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड करें, एक तो जिसे हम रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकें, एक दूसरा जो हमें रूम टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रूम टेम्परेचर वाली बात करते हैं कि किन प्रोडक्टों को हम रूम टेम्परेचर यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम लोग दो पार्टों में तोड़ देते हैं। एक सिंपली जो होता है हमारा पोरस मटेरियल, पोरस बॉडी, एक होता है वाइट रेस बॉडी। पोरस बॉडी की अगर बात करते हैं तो आपका एल्यूमिनस सिलिकेट, जो रिफैक्ट्रीज जो है, फायर क्ले, ये सब आपका पोरस में आता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वाइट एरियस में, आपका स्पेशल रिफैक्ट्री जितने मटेरियल हैं वो सब आपके, ये जो रिफैक्ट्री वाले मटेरियल हैं ये वो मटेरियल हैं जिन्हें हम हाई टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे जो हमें जिन्हें हम रूम टेम्परेचर पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपका सच टाइल्स हुआ, ब्रिक्स हुआ, आपके डिनर सेट हुए, आपका टेबल वेयर्स हुए, आपको डेकोरेटिव आइटम्स हुए, आपके सैनिटरी वेयर्स हुए, आपके अर्दन वेयर्स हुए, आपके आपने अक्सर देखा होगा आजकल वॉल्स पे बना के मोज़ाइक छोटी छोटी टाइल्स होते डिज़ाइन बनाते हैं जिसे मोज़ाइक बोलते हैं, वो भी एक तरह से हमारा सेरेमिक है। ये सर आपका पोरस बॉडी में आता है। वाइट एरियस बॉडी की बात करें तो आपका बोन चाइना हो गया, पोर्सिलिन हो गया, केमिकल स्टोनवेयर हो गया। अब ये के बोन चाइना, पोर्सिलिन, केमिकल स्टोनवेयर, ये क्या होता है, इसे हम लोग आगे धीरे धीरे करके डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि बनता कैसे है ये चीज़। कि अगर हम ये जितनी भी हम लोग चीज़ें बात करें, चाहे टेबल वेयर हुआ, चाहे आपका टाइल्स हुआ, आपका ब्रिक्स हुआ या क्रॉकरीज हुआ, ये सब जो बनते जो हैं, सबसे पहले बात आती है कि ये बनते कैसे हैं। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ से जाने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि इसको बनाने का तरीका क्या है, तभी हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर हम घर पे अपना खाना ही बना रहे हैं तो खाना बनाने के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ करते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए कि नमक का अलग रोल है आपका, आप उसमें मिर्च डालने अलग रोल है, मसाला डालने अलग रोल, सबका अलग अलग रोल होता है। सेम वही हमारा जो है सेरेमिक्स में भी होता है। सेरेमिक्स में भी क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग जगह का क्ले मिक्स करते हैं। सेरेमिक की एक बात, तो खाली सिंपल वन क्ले सेरेमिक नहीं बनता, उसके लिए हमें कुछ और एडिशनल इंग्रेडिएंट्स भी डालने पड़ते हैं, जो कि हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि उसे बनाने के लिए कोई भी सेरेमिक का प्रोडक्ट बनाने के, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो आपका क्रॉकरी हो, चाहे स्टोन वेयर हो, चाहे अर्दन वेयर हो, ये अलग अलग टाइप्स हैं। इनको बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑलमोस्ट अप्रॉक्स सेम रहता है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उसके, हमें कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल की अगर हम बात करते हैं तो सेरेमिक्स का रॉ मटेरियल हमें मैक्सिमम, जैसे अगर हम क्ले की बात करते हैं तो वो आपका अहमदाबाद से, आपका भुज से, आपका बीकानेर से, इन अलग अलग जगह से अलग अलग टाइप का क्ले आता है। दूसरा हम लोग रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज की बात करते हैं तो हम लोग वो आपका ब्यावर से, नीम का थाना से और काफ़ी राजस्थान के काफ़ी बेल्ट से क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार हमें मिलता है। फेल्सपार भी राजस्थान और उसमें ही रीजन में हमें मिलता है। तो इन रॉ मटेरियल को लाके सबसे पहले तो हमें इन रॉ मटेरियल को लाके इनका हमें सबसे पहले साइड एडजस्टमेंट करना पड़ता है। पहले की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता था कि ये जो रॉ मटेरियल जैसे क्ले तो अभी भी मैक्सिमम लम्स फॉर्म में मिलता है। क्वार्ट्ज फेल्सपार क्योंकि हार्ड होता था वो भी हमें लम्स फॉर्म में मिलता था। जब लम्स फॉर्म में मिलता था तो उसको क्या करते थे हम लोग, पहले एक जॉ क्रशर से या जायरेटरी क्रशर से, अलग अलग क्रशर से उसको हम लोग छोटे छोटे पार्टों में तोड़ लेते थे। छोटे छोटे पार्टों में तोड़ने के बाद क्या करते थे हम लोग, उसको एक ड्रम होता है बेसिकली जिसको हम लोग बॉल मिल बोलते हैं सर, उसमें हम लोग लोड करते थे। बॉल मिल में लोड करने के बाद ऑलमोस्ट उसको 22 से 24 घंटे हम लोग चलाते थे। बॉल मिल की अगर बात करें तो उस ड्रम के अंदर क्या करते हैं हम लोग मटेरियल डालते थे, जो भी आपका क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार का रेशो एज पर प्रोडक्ट हम लोग डिसाइड करके उसे लोड करते थे। उसके अंदर जो थे ग्राइंडिंग मीडिया के रूप में हम लोग आपका जो है एक पोर्सिलिन बॉल्स होती हैं, आपका कुछ जगह हरिद्वार बॉल्स भी यूज़ किए जाते हैं, जो आपके हरिद्वार के नाते में आपका टेबल्स देखे होंगे वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसको डाला जाता है, वो एज ए ग्राइंडिंग मीडिया का यूज़ करते हैं। तीसरी ज़रूरत पड़ता है उसको लुब्रिकेटिंग की। तो लुब्रिकेटिंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं उसमें वाटर डालते हैं। तो अगर मोटा मोटा हम लोग बॉल मिल की बात करें कि बॉल मिल को अगर लोड करना है तो उसमें क्या है मोटा मोटा, जैसे अगर हम लोग जो क्ले रेशो या कोई भी हम लोग कंपोजिशन का रेशो डालें वो रेशो ऑलमोस्ट हमारा जितना होना चाहिए उसका डबल हम लोग जो है पेबल्स लेते हैं, बॉल्स लेते हैं। एंड उसका 50% के ऑलमोस्ट, अगर बॉडी पूरा हमारा प्लास्टिक है तो उसमें ऑलमोस्ट 50% और नॉन प्लास्टिक है तो कभी कभी का हम लोग 70 to 80-90% हम लोग वाटर का ऐड करते हैं। उसके बाद 20 से 22 घंटे हम लोग चलाते हैं। लेकिन अब आज की तारीख में क्या हो गया, हमें मैक्सिमम रॉ मटेरियल हमें ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। पाउडर फॉर्म में मिलते हैं तो सिंपली हम उसको मटेरियल को बॉल मिल में एज पर कंपोजिशन हम लोड करते हैं। उसमें पेबल्स और वाटर का रेशो सेम रहता है। उसके बाद लोड करने के बाद ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स अभी भी हम लोग चलाते हैं, जो कि पहले जो हम लोग 24 से 28 घंटे के आसपास हमारा बॉल मिल चलता था। कभी कभार जो मटेरियल बहुत भी हार्ड होता था तो लगता था कि 2-3 दिन में हमारा बॉल मिल चलाना पड़ रहा है कि मटेरियल भी ग्राइंड नहीं हुआ। लेकिन आज की तारीख में क्या है, जब वो ऑलरेडी हमें मटेरियल हमें फाइनल साइज में मिल रहा है, हमें पाउडर फॉर्म मिल रहा है, तो हमें इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, क्यों, जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है वो भी हमारी बरकरार रहती है उसकी बॉल मिल की। अब यहाँ तक बात है कि हम लोगों ने बॉल मिल में तो ग्राइंड कर लिया। उसके बाद क्या होता है, जो मटेरियल जो होता है हमें स्लरी फॉर्म में, मतलब पानी, क्योंकि हमने उसमें पानी डाला है और अलग अलग रॉ मटेरियल है, तो पानी और रॉ मटेरियल का एक हमें फॉर्म मिक्स होकर मिलता है, जिसको हम लोग सीधे एक टैंक होता है बेसिकली, टैंक के अंदर 2 ब्लेड्स लगे रहते हैं जिसको हम लोग ब्लंजर बोलते हैं। उस ब्लंजर के अंदर हम लोग सीधे उसको पोर कर देते हैं, खाली कर देते हैं बॉल मिल को। तो बॉल मिल को खाली करने में काफ़ी बार क्या होता है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जी सर बॉल मिल में तो हमने गोले भी डाले, अब गोले क्या है, जब खाली करा तो गोले क्यों नहीं नीचे आए और खाली स्लरी क्यों नीचे है। तो उसके लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, या तो बॉल मिल के नीचे या तो आपका छलना लगाते हैं, या हम लोग जो बॉल मिल का एग्जिट गेट होता है उसमें कुछ इस तरह का ढक्कन लिड लगाते हैं कि जिसमें से खाली स्लरी पोर हो और बॉल्स पोर ना हो। आफ्टर डेट हम लोग क्या उसे ब्लंजर में पोर करते हैं। ब्लंजर क्या है, ब्लंजर सिंपल आपका एक, जैसे हम लोग घर में मिक्सी या ग्राइंडर हमने देखा है, ब्लंजर सेम वही होता है। उसका ही बड़ा फॉर्म हम लोग कह सकते हैं एक बारे में। ऑलमोस्ट 6 से 8 फीट का आपका एक ड्रम रहता है, जो कि काफ़ी बार या तो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है या ऊपर की साइड में बनाया जाता है, जिसमें कि हम वो जो स्लरी और वाटर का रेशियो जो है जो उसको मिक्स करता रहता है। अब बेसिकली कि हम इस ब्लंजर में हम क्यों डाल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन दिमाग में उठ रहा होगा। अब ब्लंजर में डालने का कारण क्या होता है, हम लोगों ने वाटर डाला, उसके अंदर रॉ मटेरियल डाला, क्ले, क्वार्ट्ज, फेल्सपार जो भी डाला,
जो क्ले क्वार्ट्ज फेल्सपार जो है इनकी डेंसिटी जो है वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ भारी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी, जिससे कि नीचे नहीं बैठे इसलिए उसको सस्पेंशन फॉर्म में बनाए रखते हैं। हम लोग उसको ब्लेंजर में पोर करते हैं। ब्लेंजर में पोर करने के बाद हम लोग अब ब्लेंजर में जो हम पोर करते हैं उसके बाद एक मशीन रहता है, उसको बेसिकली हम फिल्टर प्रेस कहते हैं। फिल्टर प्रेस क्या करता है, बेसिकली डायफ्राम पंप के थ्रू ब्लेंजर से और एजिटेटेड क्ले को सीधे उठाता है मॉइस्चर को एंड फिल्टर प्रेस के अंदर फीड कर देता है। फिल्टर प्रेस में क्या होता है, बेसिकली एक नायलॉन के क्लोथ्स और क्लोथ्स के बीच में स्लरी पोर हो जाती है। जब उसको दबाया जाता है हम लोग तो क्ले का फॉर्म तो मिल जाता है, जो एक्सेस वाटर होता है वो एक्सेस वाटर नीचे निकल जाता है। आफ्टर डेट हम लोग क्या करते हैं, जिसको जो फिल्टर प्रेस है मटेरियल में उसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं फिल्टर केक्स के नाम से। फिल्टर प्रेस केक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट उसमें 22% के आसपास उसमें मॉइस्चर रहता है, 18 से 22%। अब 18 से 22% मॉइस्चर की अगर बात करें तो उसके बाद क्या है, लेकिन वो जो फिल्टर प्रेस से जो केक निकला उसमें क्या है, मॉइस्चर हर जगह अलग अलग है, क्योंकि सिंपली वो प्रेस किया गया है, वो होमोजीनियस प्रेसिंग भी नहीं है जिससे कि पानी, तो उसको क्या है हम लोग उसको एक अच्छी तरह गूंथने के लिए, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने के, अच्छी शेप बनाने के लिए उसको क्या है हम लोग एक पग मिल में डालते हैं। पग मिल सिंपली बात करते हैं तो जैसे कि अगर हम घर पे खाना बनाने के लिए हाथ से आटा गूंथते हैं तो सिंपली पग मिल का काम भी गूंथना ही होता है। और दूसरा एक काम एक और होता है, जो मॉइस्चर का रेशियो जो है वो पूरी क्ले बॉडी में सेम करना। अब यहाँ से हम लोग इस जगह से अगर बात करते हैं तो हमारा जो है हमारा बॉडी जो होती है तैयार हो जाती है। अब हम पे इस पॉइंट पे हमारे दो तरह की बॉडी होता है, एक बॉडी तो वो जो फिल्टर प्रेस से निकला हुआ है, दूसरा बॉडी वो जो हमारे पास जो हमारे ब्लेंजर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब अगर हम फिल्टर प्रेस से निकला हुआ बॉडी की बात करते हैं तो हम लोग यहीं पे आगे आगे चलते हैं। फिल्टर प्रेस से बॉडी क्या गया, वो गया हमारा पग मिल में। तो पग मिल में जाने के बाद हमें क्या हुआ, गुथा हुआ बॉडी मिल गया। तो गुथा हुआ बॉडी क्या करता था, पहले आप देखते थे कि कुम्हार क्या करता था, कुम्हार सीधे उस बॉडी को चाक पे रख के चाक रोटेट करता था। अब तो क्या फिर भी इलेक्ट्रिक चाक आते हैं, पहले तो चाक हाथ से और पैरों से ही चलाए जाते थे। उस पर सीधे रखता है, हाथ से उसको शेप देता है, देन उसको सूखने के लिए रख देता है। लेकिन उसका धीरे धीरे फॉर्म बदला है। उस कुम्हार के चाक की बात करें तो अब एक मशीन जो है जिससे हम लोग जिगर जॉली बोलते हैं, जिगर जॉली आ गया, और अब तो उससे भी एडवांस मशीन्स आ गई हैं जिसको हम लोग रोलर हेड जिगर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली अगर कुम्हार के चाक में आप देखते थे तो कुम्हार क्या था, पूरी शेप को उसको हाथ से ही देता था। जब हाथ से ही देता था तो कहीं ना कहीं उसमें फिनिशिंग आती थी, तो कभी भी प्रोडक्ट हमें एक साथ नहीं मिल पाता था। लेकिन जब हम जिगर जॉली की बात करें तो जिगर जॉली में बेसिकली दो पार्ट होते हैं हमारे। एक पार्ट नीचे का जो हेड बोलते हैं इसको, जिसको जिगर, वो आपका रोटेट करते रहते हैं। जॉली एक हैंडल रहता है, हैंडल के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एक शेप की पर्टिकुलर जिस शेप का प्रोडक्ट बनाना है वो क्या करता है, बेसिकली अंदर की, जैसे कुम्हार जो हाथ से बनाता था तो अंगूठे से एक्सिस क्ले को रिमूव करता था। तो अब हमारे एक्सिस क्ले को रिमूव करने का काम जो करता है वो हमारी प्रोफाइल करती है। प्रोफाइल क्या करती है, जो एक्सिस क्ले अंदर की शेप दे रहा है एक्सिस क्ले को बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग निकाल देते हैं। तो अब इसमें जिगर के ऊपर हम लोग क्या करें, जिगर के ऊपर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड रखते हैं। जिस भी हमें शेप बनाना है, जैसे बेसिकली अगर हम बात करें तो कोई भी हमें राउंड शेप बनाना है या फ्लैट प्लेट बनाना है तो हम लोग बेसिकली प्रीफर करते हैं कि उसको जिगर जॉली से ही बनाया जाए, क्योंकि जाहिर जो प्रोडक्शन कैपेसिटी भी उसमें अच्छा आता है और प्रोडक्ट एक सा मिलता है। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो हाथ से ज़रूरी नहीं कि आप हाथ से बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि आपके सारे प्रोडक्ट जो हैं एक से ही आए। तो उसके लिए आप क्या आ गया, आपका जिगर जॉली यूज़ होने लगा है। जिगर जॉली का अभी मैंने एक दूसरी चीज़ का और नाम लिया, एक नाम लिया मैंने रोलर हेड जिगर का। रोलर हेड जिगर की अगर हम बात करते हैं तो रोलर हेड जिगर में क्या होता है, आप जिगर जॉली में क्या था, खाली जिगर का पार्ट होता है वो मूव करता था, एंड जॉली जो थी अपने सेम पोजीशन पर रहती थी। उसका काम केवल ये था कि उसको प्रेस करा, उसने एक्सिस क्ले को रिमूव किया एंड शेप दिया और हटा दिया, सिंपल। जॉली का काम केवल एक्सिस क्ले को रिमूव करना। लेकिन अब क्या होता है, अब क्या है, हम लोग उसमें आगे रोलर जिगर में क्या है, जिगर के साथ में जो ऊपर का पार्ट जिसको हम लोग जॉली बोलते थे वो भी एक पार्ट है, तो वो भी क्या है, दोनों चीज़ आपस में रोटेट करती है। जैसे मान ली ये जिगर है एंड ये दोनों आपस में रोटेट करेंगे। रोटेट करने से क्या है, जो प्रोडक्ट की क्ले जो है आपके मोल्ड से अच्छी तरह से दबाव मानेगी। दबाव जब मानेगी तो क्या है, उसमें काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं क्रैकिंग के चांस या बबल्स के चांस वो हमारे कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट को निकालते हैं, देन ड्राई करते हैं। अब ये तो हुआ हमारा कि हम लोग गोल वेयर बनाना है या बाउल बनाना है, हमें प्लेट बनाना है, जो कर्व शेप का बनाना है, इजी राउंड शेप जो
हॉलो वेयर्स बनाने हैं, तो उसके लिए तो हम लोग जिगर जॉली, हम लोग जो बेसिकली टेबल वेयर्स होते हैं हम लोग जिगर जॉली या रोलर जिगर हम यूज़ करते हैं। लेकिन काफ़ी जगह आपने देखा होगा कि आज की तारीख में आपने प्लेट्स देखे होंगे कि एक पान के शेप की, जो पान का पत्ता होता है उस शेप की प्लेट्स आ रही हैं मार्केट में, या आपने आज की तारीख में बोटल्स भी देखे, बोटल्स भी सेरेमिक्स की बनी हुई आ रही हैं, या आपने बहुत सारे आज की तारीख में स्टैचूज देखे होंगे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि आपने अक्सर एक राडो की मूर्ति देखी होंगी, काफ़ी मूर्तियाँ देखी होंगी कि ये मूर्ति सेरेमिक से बनी है, लेकिन सेरेमिक से बनी है, आप उसको अगर हाथ से आदमी बनाने लगेगा हर चीज़ को तो कितना टाइम लगेगा, ना तो उसकी प्रोडक्शन आ पाएगी, ना उसे उतना पैसा मिल पाएगा। जाहिर सी बात है, हाथ से बनाने में प्रोडक्शन पैसा भले ही एक बार को मिल भी जाए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर उससे दूसरी चीज़ मांगी जाएगी कि सेम उस तरह की मिले, तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिल पाएगी। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए एक दूसरा मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है, प्रोसेस की बात करें तो उसको हम लोग सेरेमिक्स में बात करते हैं स्लिप कास्टिंग प्रोसेस। स्लिप कास्टिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा जो हमने शुरुआत में हमने बोला था कि रॉ मटेरियल को बॉल मिल में डाला, देन ग्राइंड किया, उसके बाद हमने ब्लेंजर में डाल दिया, देन ईजिंग किया, फिर अगर ब्लेंजर में डाला, या फिल्टर प्रेस को भी हम लोग अगेन ब्लेंजर में डालते हैं। तो उसके बाद क्या हमारा एक सस्पेंशन फ्लूइड एंड वाटर का एक सस्पेंशन फॉर्म मिलता है। फ्लूइड एंड वाटर का सस्पेंशन हो जिसे हम लोग बेसिकली स्लिप बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं। उस स्लरी को हम लोग क्या करते हैं, सीधे निकाल के एक हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड होता है, उस मोल्ड में हम पोर करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोगों ने कही प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही क्यों हमने यूज़ किया, हमने मोल्ड के लिए हम बनाना चाहते तो हम तो लोहे का भी मोल्ड यूज़ कर सकते थे, या लकड़ी वुडन का मोल्ड हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे स्लिप के लिए पर्टिकुलरली प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही क्यों लिया। अगर हम बात करते हैं तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो प्रॉपर्टी होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, जो आपका अगर आप उसमें पानी डालते हैं तो वो पानी को अंदर क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो एब्जॉर्ब कर लेता है, अब हमने क्या करा, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोल्ड है उसके अंदर हमने उस स्लिप को आपका डाला, जो स्लरी जो हमें ब्लेंजर से मिली, उस स्लरी को सीधे जो हमने डाला प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ने के मोल्ड ने क्या किया, धीरे धीरे वॉल्स पे से उसका एब्जॉर्ब कर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना शुरू किया तो थोड़ी थोड़ी धीरे कुछ टाइम बाद जो क्ले की एक लेयर जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में हमें डिपॉजिट होनी शुरू हो गई। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में वो डिपॉजिट हो जाती है तो जाहिर सी बात है, अगर उस क्ले को, क्योंकि हमने तो स्लिप को पूरा पोर किया है, अगर उस स्लिप को प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में ऐसे ही पड़ी हम छोड़ देते हैं तो प्रोडक्ट हमारा सॉलिड बन जाएगा, काफ़ी हैवी बन जाएगा, जो कि फायरिंग के टाइम में फट भी सकता है। उससे बचाने के लिए, प्रोडक्ट को हल्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमिंग सेट करते हैं कि हमें 4 mm की थिकनेस चाहिए, 3 mm की थिकनेस चाहिए, 5 mm की थिकनेस चाहिए, एज पर प्रोडक्ट। वो अलग टाइम उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी क्ले की परत जो है, क्ले की जो परत जो है वो कितने टाइम में उतने mm हमारी डिपॉजिट हो जा रही है, हमारी वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के मोल्ड में अंदर डिपॉजिट हो जा रही है। जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट्स बाद हम लोगों ने क्या किया, 5 मिनट्स में हमारा 3 mm का या 2 mm का हमारा थिकनेस आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, जो एक्सिस क्ले को है, एक्सिस क्ले को हम लोग वापस उसमें स्लिप के ड्रम में हम लोग वापस उड़ेल देते हैं। जब स्लिप के ड्रम में उड़ेल देते हैं तो उसके बाद कुछ टाइम बाद उस मोल्ड को हम लोग ऐसे ही रखते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, क्योंकि वो उसकी तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोल्ड की तो प्रॉपर्टी है कि वो तो पानी धीरे धीरे सोख ही रहा है। जब पानी जो सोख रहा है तो धीरे धीरे वो मोल्ड सूखना शुरू हो जाता है, एंड हमें जो है वो फॉर्म जो होती है डिज़ाइन की, वो हमें कोई भी शेप हो, जैसे मूर्ति की बात करें या आपका बोतल है, वो शेप हमें मिल जाती है। अब इन शेप को, जैसे हमें कुछ माल तो हमारा जिगर जॉली से निकला, हमारा जैसे मग या बाउल या प्लेट जो भी हमने बनाया वो सब जिगर जॉली से, एंड कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप जिसको हम लोग जिगर जॉली नहीं बना देते, उसके लिए हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं आपके डाइवर्ट हो जाते हैं हम लोग स्लिप कास्टिंग पे। एक हमारा तीसरा फॉर्म और होता है, जैसे कि हमने भी बात करा, एक तो हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो एक हमने जिगर जॉली प्रोसेस यहाँ पे देखा, दूसरा हमने स्लिप कास्टिंग प्रोसेस, एक तीसरा प्रोसेस होता है हमारा बेसिकली आपका जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिंग प्रोसेस। अब आपने देखा होगा आज की तारीख में जो जैसे टाइल्स की अगर हम बात करें तो टाइल्स बेसिकली प्रेसिंग से बनती हैं। अब क्या, लेकिन अब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि हम टाइल्स को हम लोग उसमें स्लिप कास्टिंग में क्यों नहीं बना रहे, या हम लोग किसी फ्लैट पेयर पे या करके बना देते हैं। तो हम लोगों ने प्रीफर जो छाटा वो हमने इसको प्रेसिंग ही क्यों किया हमने। अब बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए अगर आप स्लिप कास्टिंग में, तो स्लिप कास्टिंग में कहेंगे मॉइस्चर भी ज़्यादा होता है। मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण क्या, अगर फ्लैट टाइल को आपने बनाया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उसमें वार्पेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वार्पेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और दूसरा उसकी जो आपकी श्रिंकेज भी होती है, एक बार होता है श्रिंकेज, जिसे हम लोग आगे धीरे धीरे करके प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो श्रिंकेज भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह हम लोग
टाइल्स बनाने का हम प्रेसिंग पे गए। प्रेसिंग में क्या करते हैं, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो केवल 5 से 8% के आसपास हम लोग जो एक अपना कंपोजिशन होता है उसमें 5 से 8% हम लोग वाटर मॉइस्चर, या अगर उसमें जो मटेरियल में अगर स्ट्रेंथ नहीं आ रही, क्योंकि ग्रीन स्ट्रेंथ भी कहनी चाहिए। ग्रीन स्ट्रेंथ की बात करें कि क्योंकि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ट्रांसपोर्टेशन भी होना है कच्चे फॉर्म में, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तो अगर वो वाटर से या उससे इतना स्ट्रेंथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग टाइप के बाइंडर्स यूज़ करें। ये बाइंडर्स हुआ, स्ट्रेंथ, श्रिंकेज, ये हम लोग धीरे आगे आगे चलेंगे। अभी बेसिकली हम लोग केवल एक चलना चल रहे हैं कि माल बनता कैसे, कि क्या प्रोसेस होता है। सिंपली अभी हम उस पर चलें, डिटेल में हम लोग इसे धीरे धीरे करके कवर करेंगे। प्रेसिंग में क्या करते हैं हम लोग 5 से 8% जो अपना कंपोजिशन है उसके अंदर पानी मिलाते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, ऑलमोस्ट 60 या 80 मैश का जो सीव होता है उसके अंदर, उससे हम लोग उसके आगे ग्रेनुल्स बना लेते हैं। जिनके पास सीव नहीं है तो अभी एक मशीन आता है आपका ग्रेनुलेटर, वो भी बेसिकली उस क्ले को क्या ग्रेन्स का फॉर्म देता है। या बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे हमारा एक स्प्रे ड्रायर लगा रहता है, उसका भी काम यही होता है कि उसको सिंपल छोटे छोटे ग्रेन्स फॉर्म में टूट जाए। अब उसको क्या है, अब कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि जी हमने केवल पानी मिलाया, हाथ से हमने सीधे ही उसे क्यों नहीं प्रेस कर दिया। भाई सीधे अगर हम क्यों प्रेस नहीं कर रहे हैं, हम क्यों इतना खटराक कर रहे हैं कि जी उसको पानी मिला रहे हैं, देन उसको सीव करें, या ग्रेनुलेटर से निकालें या स्प्रे ड्रायर से निकालें, तो क्यों निकालें। बेसिकली क्या होता है, जब उसको आप अलग अलग सिंपली छोटे बड़े आप उसको ग्रेन्स का फॉर्म देते हैं, क्या होता है बेसिकली जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा क्ले पार्टिकल, वो अच्छा उसमें ईजिली इंटरलॉकिंग हो जाता है। जब इंटरलॉकिंग हो जाता है तो उसमें ग्रीन स्ट्रेंथ आपको अच्छा मिलता है। अगर हम लोग सिंपल क्ले को ऐसे ही मिला के सिंपल प्रेस कर देंगे तो क्या कहीं पे जो मोटा पार्टिकल है वो एक जगह नीचे दब जाएगा, बाकी उसको इंटरलॉक नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम लोग ग्रेन्स बनाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि टाइल्स बनाने के लिए हम लोग किस पे गए, प्रेसिंग पे गए। आपका जो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाने के लिए हम लोग जो कि कॉम्प्लिकेटेड शेप्स बनाए हम स्लिप कास्टिंग पे थे। और जो आपका रेगुलर जो शेप्स हैं, जैसे कोई मग हो गया या बाउल हो गया या आपका सिंपली एक हांडी हो गया या प्लेट्स हो गई, इन चीज़ों के लिए हम लोग जहाँ तक है हम लोग जाते हैं आपके जिगर जॉली पर। तो आज हमने क्या है, आज हमने सिंपली ये डिस्कस किया कि सेरेमिक्स होता क्या है शॉर्ट फॉर्म में, और उसको बनाने का तरीका क्या है। अब क्या होता है कि इन तीनों जो प्रोडक्ट मिले, अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, या तो सनलाइट में या हमारे जो ड्रायर्स होते हैं उसमें हम लोग 110 तक उनको ड्राई करते हैं फिनिशिंग के आफ्टर। ड्राई के बाद क्या है, हम लोग अगर फिनिश जैसे प्रोडक्ट में मिला तो कहीं ना कहीं ट्रिमिंग करके उसको फिनिश कर लेते हैं, अदरवाइज उसको हम लोग धीरे धीरे करके दें। फिनिश करने के बाद ग्लेजिंग और ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आगे मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊँगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हम एक कप को लेके चलते हैं या एक स्टैचू को लेके चलते हैं, तो आपका जो प्रोडक्ट आपका जो कास्ट हुआ है या तो स्लिप कास्टिंग से मिला है या आपको जिगर जॉली से मिला, उसके बाद हमने ड्राई किया। ड्राई के बाद हम लोग उसमें ग्लेज करते हैं। ग्लेज अब ग्लेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लेज करने की भी अलग मेथड्स हैं, वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। अब एज पर प्रोडक्ट उसका भी दो चीज़ें हैं कि एक तो ये होता है कि प्रोडक्ट को पहले हमने क्या किया, पहले 850 700 800 850 टेम्परेचर तक हम लोग उसको पहले बिस्किट कर लेते हैं। बिस्किट का मतलब क्या है, पका लेते हैं कुछ टेम्परेचर तक, देन उसके बाद ग्लेज करते हैं। या कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग सिंपली ही आफ्टर ड्राइंग के बाद में सीधे हम लोग ग्लेज कर देते हैं। अब अगर 800 टेम्परेचर तक पका के अगर हम दोबारा उस पर ग्लेज करें तो उसको हम लोग 800 टेम्परेचर फायरिंग को बोलते हैं हम लोग बिस्क फायरिंग। बिस्क फायरिंग से बेसिकली क्या होता है, काफ़ी बार जो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ या कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी पिनहोल्स की समस्या हमारी कम हो जाती है, तो मैक्सिमम हम लोग बिस्क फायरिंग करते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, प्रोडक्ट को सीधे हमने ग्लेज किया, ग्लेज के बाद हमने फायरिंग नहीं किया। फायरिंग में क्या होता है, उन प्रोडक्टों को चाहे वो हमारा जिगर जॉली से मिला हो या सिलिक कास्ट से मिला हो, उसको मैक्सिमम 1250 1080 1250 अलग अलग टेम्परेचर पर हम लोग फायर करते हैं एज़ पर प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि खाली प्रोडक्ट 1250 पे ही पकेगा या 1150 ही पकेगा, वो हमारे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का क्ले यूज़ करें, किस तरह का ग्लेज यूज़ करें, किस एप्लीकेशन के लिए वो प्रोडक्ट यूज़ होएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टेम्परेचर सेट करते हैं और धीरे धीरे करके फायरिंग करते हैं। फायरिंग में क्या होता है, फायरिंग अगर हम लोग बात करते हैं केवल रॉ क्ले से जो पीस निकला था उसके अंदर अगर हम पानी डालेंगे तो वो बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ है ही नहीं कुछ। उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसके अंदर जो पार्टिकल उसको अच्छी तरह से इंटरलॉक करने के लिए, उसमें एक अच्छा इफेक्ट लाने के लिए, उसमें एक अच्छा डेकोरेशन दिखने के लिए, उसमें जो सरफेस है सरफेस को स्क्रैच रेजिस्टेंट बनाने के लिए हम लोग उसमें ग्लेज करते हैं एंड देन फायरिंग करते हैं। अब फायरिंग में भी क्या होता है, काफ़ी बार
अलग अलग उसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो अलग अलग चेंजेस होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्क्राइब करेंगे। अभी आज हमने जो पढ़ा, आज हमने पढ़ा सिंपली के मटेरियल क्या होता है और मटेरियल की बात करते हैं कि प्रोसेस में अगर बात करें तो स्लिप कास्टिंग प्रोसेस हुआ, जिगर प्रोसेस हुआ, आपका प्रेसिंग मेथड हुआ, अलग अलग मेथड हमने आज डिस्क्राइब किया। होपफुली आपको ये मेरा जो शुरुआत है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, जिससे कि आगे बढ़ के हम लोग और अच्छा इस चीज़ को ले चलें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग के फायरिंग में क्या क्या चेंजेस होते हैं, एंड जैसे मैंने प्रोडक्ट बताया तो प्रोडक्ट को भी अलग अलग कैटेगराइज करा जाता है, जैसे अर्दन वेयर, आपका टेराकोटा, स्टोन वेयर, पोर्सलिन, वो से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।